गुमराह एपिसोड 270। शाम के 5 बजे थे जब गुलजमान ने आकर मुझे जगाया। नींद से उस वक्त भी मेरा बुरा हाल था, लेकिन जब उसने आकर बताया कि लिज़ी का फ़ोन है तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां अनवर कमाल भी मौजूद था। मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ लिज़ी ही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो शोख अंदाज में बोली, क्या बात है जनाब आली, आज तो आपने पूरा दिन सोकर गुजार दिया। हाँ, दरअसल रात में एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सका था, लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कदरे हैरानी से पूछा। दोपहर से अब तक ये तीसरी बार फोन किया है मैंने आपको। 2 बार तो मैंने ये सुनकर कि आप सो रहे हैं सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए दोपहर से तुम मुझे फोन कर रही हो? बहुत खास बात है। पहले तो आप ये बताएं, मैं जो खत दरबान के पास छोड़कर आई थी क्या वो आपने पढ़ लिया था? हाँ, वो पढ़ लिया था मैंने, इसीलिए अब तक इस बंगले में मौजूद हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों पर यकीन करके मेरे मशवरे पर अमल किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। कौन सी बात है जो समझ में नहीं आ सकी तुम्हारी? जरा वजाहत करो। मैंने आपको लिखा था आबी को फिरदौसी बेगम के घर से अलग कर दें, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक वहीं है। ओह, थकन और नींद ने मुझे इसकी मोहलत ही नहीं दी थी। बहरहाल अब मैं बहुत जल्द उसे वहां से ले आऊंगा। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा ले वहां से, और फिरदौसी बेगम से भी कहें कि वो 1 आध महीने की छुट्टी लेकर कहीं चली जाए। वो वहां नहीं होगी तो कोई उधर का रुख नहीं करेगा। इसके अलावा शराफत अली को होशियार कर दें। आज रात 1 और 2 बजे के दरमियान उसकी कोठी पर डाका पड़ेगा। अभी काफी वक्त है, वो डाकुओं से निमटने का इंतजाम कर सकता है। इसके अलावा उसे कहें कि वो अपने बीवी बच्चों को कुछ अरसे के लिए कहीं भेज दे, लेकिन इस तरह के उनकी नकलो हरकत का किसी को पता ना चल सके। क्यों? क्या उसके बच्चों के लिए कोई खतरा है यहाँ? क्या तंजीम उन मासूमों को निशाना बनाने का इरादा रखती है? कुछ भी हो सकता है। इन सफ़ाक और दरिंदा सिफत लोगों से कुछ भी बैद नहीं है, लिहाजा एहतियातन ऐसा करना कोई नुकसानदेह तो नहीं है ना? हाँ, ये ठीक कहा है तुमने। तुम्हारी इस इत्तला और मशवरे के लिए मैं मशकूर हूँ तुम्हारा, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ सका हूँ कि आखिर तुम तंजीम के खिलाफ हमारी मदद क्यों कर रही हो, और तुम्हारी असलियत क्या है? अजीब मखमसे में गिरफ्तार कर रखा है तुमने मुझे। अपने जहन को ज्यादा ना थकाएं जनाब आली, मैंने कहा है ना, वक्त आने पर आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई उलझन नहीं रहेगी आपको। फिलहाल इतना ही काफी है कि मैं आपके और आपके मुल्क के बहीखाहों में से हूँ और आपकी सलामती चाहती हूँ। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने फौरन शराफत अली के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फोन खुद शराफत अली ने उठाया था। मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, शराफत अली, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास चले आओ, बेहद ज़रूरी इत्तला है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। मैंने उसका जवाब सुनने के बाद सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अनवर कमाल ने पूछा, क्या कोई बहुत अहम इत्तला देने के लिए फ़ोन किया था लिज़ी ने? इस लड़की ने तो जहन को उलझा कर रख दिया है। क्या आपको एतबार है इस पर? मैंने उसके साथी सोफे पर बैठते हुए कहा, किसी को पूरी तरह आजमाए बगैर एतबार या बेएतबारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे इस वक्त उसने जो कुछ कहा है, अगर वो दुरुस्त है तो हमें उस पर थोड़ा बहुत एतबार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात कहती उसने जनाब? यही तो मालूम करना चाहता हूँ मैं। उसने इत्तला दी है कि आज रात 1 और 2 बजे के दरमियान शराफत अली की कोठी में डाका जनी की वारदात होगी। तुम जानते हो डाका जनी के वक्त 1-2 आदमी भी कत्ल किए जा सकते हैं। मुमकिन है उनके प्रोग्राम में शराफत अली या उसके बच्चों में से किसी का कत्ल ही शामिल हो, और इस तरह वो उसे सजा देकर दूसरे लोगों के लिए इबरत का सामान करना चाहते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो शराफत अली को महज इंतकामन ही कत्ल करना चाहते होंगे, क्योंकि उसका तंजीम से तो कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है। फिर वो उसे सजा क्यों देंगे? अनवर ने अपनी राय का इजहार किया। बज़ाहिर उसका तंजीम से कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता, लेकिन वो एक अरसे से डॉक्टर धुम्मन के लिए काम कर रहा है, और धुम्मन के बारे में ये बात अब पूरे एतमाद के साथ कही जा सकती है कि वो इब्तिदा से यहूदियों का अलैकार रहा है। चनाचे उसके लिए काम करने वाले भी दरअसल तंजीम ही के कारकुन समझे जाते होंगे। मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त मालूम होती है। तो फिर जनाब, वो और उनके बच्चे तो सख्त खतरे में हैं। हाँ, लिज़ी भी यही कह रही थी। उसका कहना है कि शराफत अली को कुछ अरसे के लिए अपने बीवी बच्चों को कहीं भेज देना चाहिए। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया उन्होंने। मैं भी यही कहने जा रहा था। उनकी हिफाजत के लिए ऐसा करना जरूरी है जनाब। इसीलिए मैंने शराफत अली को यहाँ बुलाया है। उससे यही मालूम करना चाहता हूँ मैं, उसके बच्चों की हिफाजत का क्या इंतजाम है। गुलजमान बोला, मैंने इस बंगले के चारों तरफ घूम फिरकर अच्छी तरह जायजा लिया इसका, और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस तरह सामने वाले हिस्से में एक दरबान बिठा रखा है, इसी तरह पीछे वाले हिस्से में भी काबिल एतमाद दरबान जरूर होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा तुम किस बिना पर कह रहे हो? मैंने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, इस बिना पर कि बंगले का अकबी हिस्सा महफूज नजर नहीं आया मुझे। उसके बंगले के बिल्कुल पीछे वाला मकान वीरान पड़ा है। उसकी अकबी दीवारें भी टूटी हुई हैं। पूरा मकान ही बेहद शिकस्ता है। लगता है बरसों से वहां को रहता नहीं है।
लिहाजा दुश्मन उसे मोर्चा बनाकर बैठ सकता है, और चूंकि उस तरफ देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए उस तरफ से बंगले में दाखिल होते वक्त किसी परेशानी का इम्कान भी नहीं है। इसीलिए कहा है मैंने कि उधर का कोई मुनासिब बंदोबस्त जरूर होना चाहिए। गुलजमान ने कहा, हाँ यार, ये बात तो मैंने रात को उस वक्त भी महसूस की थी जब मैं शराफत अली के साथ उस तरफ से बंगले में घुस रहा था। उस तरफ किसी दरबान को बिठाने की जरूरत नहीं है गुलजमान, उस हिस्से को यूं ही रहने दो, वहां दरख्त वगैरह तो नहीं है ना? अनवर कमाल बोला, नहीं, वो हिस्सा बिल्कुल साफ है, पूरे में सीमेंट का फर्श है, दाएं बाएं लकड़ी के 2 खंभों पर बड़े बड़े बल्ब लगे हुए हैं। तो फिर उधर से खतरे की कोई बात ही नहीं है। बस ये चेक कर लो कि दोनों बल्ब काबिल इस्तेमाल है भी या नहीं, और उनके स्विच भी पता कर लो कहाँ है। उसके बाद हमें उस तरफ से बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। जरा सा भी शुबा हो तो फौरन उस तरफ रोशनी करके देख लो। ऐसी जगह पर कोई छुप तो नहीं सकता, जो कुछ होगा नजर आ जाएगा। दुश्मन हुआ तो उसे अच्छा सबक भी दिया जा सकेगा इस तरह। अनवर कमाल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात सूझी है तुम्हें। उस हिस्से को दुश्मन के लिए चूहेदान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने जल्दी से कहा, अभी दिन की रोशनी है, हम उधर चलकर अभी देख लेते हैं। अगर कोई चीज ठीक करना है तो वो भी अभी करा लेंगे। हम तीनों उठकर बाहर निकल आए, लेकिन शराफत अली की कार को अंदर दाखिल होते देखकर वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। शराफत अली ने हमारे करीब आकर कार रोकी और इंजन बंद करके जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, क्यों भाई, खैर तो है ना? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अभी तक तो सब खैर ही है, हम जरा उधर बंगले के अकबी हिस्से की तरफ जा रहे थे, तुम्हारी गाड़ी को देखकर रुक गए। कोई खास बात है उधर क्या? उस तरफ जाने की जरूरत क्यों पेश आ गई तुम्हें इस वक्त? शराफत अली के पूछने पर मैंने उसको सारी बात बताकर कहा, यही देखने जा रहे थे हम कि उधर से दुश्मन आए तो उसको वहां फांसा जा सकता है या नहीं। ख्याल तो अच्छा है ये, मगर उस तरफ की देखभाल नहीं होती है, क्योंकि उधर आना जाना ही नहीं होता किसी का। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कभी। वजह शायद यही हो सकती कि पहले कभी ऐसे हालात पेश नहीं आए थे, मगर अब तो हर तरफ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। शराफत अली ने कहा, आओ अंदर चलो, इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं चौकीदार से कह दूंगा, वो उधर की लाइटें वगैरह ठीक करा देगा। तुम ये बताओ कि कौन सी अहम खबर सुनाने के लिए बुलाया था मुझे? हाँ यार, वो लिज़ी का फोन आया था अभी। उसने ये इत्तला दी कि आज रात 1 और 2 बजे के दरमियान तुम्हारी कोठी में डाकाजनी का प्रोग्राम है, और उसकी आड़ में कुछ भी हो सकता है। शायद तुम्हें गद्दारी की सजा देने के लिए तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को कत्ल कर दिया जाए, या फिर तुम जैसे दूसरे लोगों की इबरत के लिए खुद तुम्हें ही कत्ल करने का प्रोग्राम हो उनका। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये प्रोग्राम तुम्हें सजा देने के लिए बनाया गया है। वो हैरत से आंखें फाड़कर मुझे तकते हुए बोला, ये इत्तला लिज़ी ने दी है तुम्हें? कब आया था उसका टेलीफोन? कह तो ये रही थी कि दोपहर से तीसरी बार फोन किया उसने। 2 मरतबा मेरे सोने की वजह से उसने बात नहीं की। तीसरी बार उसका फोन उसी वक्त आया था जब मैंने तुम्हें फोन किया था। उससे राब्ता खत्म करते मैंने तुम्हें फोन कर दिया। मैंने उसे बताया, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने बिल्कुल सही खबर दी है? ये कोई चाल भी तो हो सकती है उनकी। शराफत अली ने खदशा जाहिर किया, चाल क्या हो सकती है इसमें उनकी? क्या उन्हें पता नहीं है किन लोगों को जोर आजमाई के लिए मुंतखब किया उन्होंने? इस तरह इत्तला देकर हमें किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का ख्याल पागलपन ही कहला सकता है उनका। मैंने कहा, मेरा मतलब है ये भी तो हो सकता है कि वो हमें उधर उलझाकर कोई और बड़ा काम कर गुजरना चाहते हो। शराफत अली ने खदशा जाहिर किया, बिरादर जो कुछ भी हो, महज शुकूक व शुबहात में मुब्तला होकर ये तो नहीं हो सकता कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और वो आज़ादी से जो उनका जी चाहे कर गुजरें। अगर ये इत्तला गलत है तब भी इसकी तस्दीक के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि बाद में लकीर को ना पीटना पड़े। मैंने कहा, ये मैंने कब कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ ना करें? मैं तो ये कह रहा था भाई कि हमें औरों की तरफ से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। फिलहाल आइजक को सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर होगा, लिहाजा हम तुम्हें तना नहीं छोड़ेंगे एक लम्हे को भी, और वो आबी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, चुनाचा उसे भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसी कोई जगह समझ में नहीं आ सकी अब तक। हाँ, ये ठीक कहा तुमने यार, उसे भी आज ही कहीं पहुंचाना होगा। क्यों ना उसे लाहौर जाने वाली किसी फ्लाइट में सीट हासिल करके लाहौर भेज दिया जाए, वहां माजी के साथ उसे खतरा नहीं होगा। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने पूछा, ये तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात होगी। अगर उसे लाहौर ही भेजना है तो उसके लिए उसे किसी ऐसी फ्लाइट की जरूरत होगी जो 12 बजे से पहले पहले रवाना हो जाए यहाँ से, क्योंकि उसके बाद हमें उस डाकाजनी की वारदात से निमटने के लिए घर पर मौजूद रहना है। फिरोज से बात करें, शायद वो इस मामले में कुछ कर सके। वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पास। अगर मैं सोया ना होता तो दोपहर को ये इत्तला मिल जाती, उस वक्त शायद किसी तैयारे में सीट मिल जाती। खैर, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिरोज साहब जरूर कोई बंदोबस्त कर लेंगे, आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं। कुछ ना हुआ तो आबी साहब को फिरोज साहब की कोठी के उस हिस्से में भी ठहराया जा सकता है जहां उन्हें पहले रखा गया था। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो बेहतरीन पनाहगाह है उनके लिए। वहां अब तक किराए पर खाली है कि तख्ती लगी हुई है, उस तरफ ध्यान नहीं जा सकेगा किसी का। अनवर कमाल ने कहा,
मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ा। मैंने कहा, ओ मेरे यार, इतनी देर से चुपचाप बैठा तू बातें सुन रहा था हमारी, पहले नहीं बता सकता था ये बात? मैं अभी फिरोज से बात करता हूँ, ये बात तो उसके जहन में भी होगी। मैंने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाकर मैंने हेलो कहा तो पता चला फोन करने वाला खान था। मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो यार? मुझे फिरोज से बात करना थी, उसे फोन करने लगा था मैं। तुम्हें क्या कोई बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे? मैं यहाँ फिरोज के पास ही हूँ और उसके कहने पर ही तुम्हें फोन किया है, लो बात कर लो उससे। उसके साथ ही मुझे फिरोज की आवाज सुनाई दी, हेलो जिलानी, क्या बात है, खैरियत से तो हो ना? तुमने 2 बॉडीगार्ड मेरे साथ लगा रखे हैं, ऐसे में मेरी खैरियत को तो कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं दरअसल तुमसे आबी के मामले में बात करना चाहता था, उसे फिरदौसी बेगम के फ्लैट से कहाँ ले जाया जाए? कमाल है भाई ये तो, मैंने भी तुम्हें इसी सिलसिले में फोन किया। इस वक्त आबी को लेकर कहाँ जाना है? यहाँ मेरे पास ले आओ, इससे ज्यादा महफूज और मामून कोई और मकाम कराची में नहीं मिल सकेगा तुम्हें। हाँ यार, अनवर कमाल ने भी यही मशवरा दिया है। ठीक है, फिर उसे लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। इसके अलावा अपनी उस फिरदौसी बेगम का भी कुछ इंतजाम करना है हमें, ऐसा ना हो हमसे दोस्ती और ताउन की पादाश में वो बेचारी मारी जाए बेमौत। फिलहाल तो उसे भी यहीं ले आओ, फिर देखेंगे कि उसके लिए क्या मुनासिब है। बहरहाल फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। और उस गुलजार खानम का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। क्या मतलब? उससे हमें क्या लेना है भाई जी? क्या बंदोबस्त किया है तुमने उसका? मैंने परेशान होकर पूछा। बस तुम देखते रहो क्या होता है उसके साथ, जो कुछ भी होगा तुम खुश हो जाओगे बस। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है यार, तुम जो जी चाहे करो उसका। मुझे ऐसी किसी परी जमाल नाज़नीन पर कभी भी जरा सा रहम नहीं आएगा जो मेरे मुल्क के दुश्मनों के लिए काम करती हो। ऐसे जलील काम से तो यार जी भूख प्यास और अफलास के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाना बेहतर है। मैंने रिसीवर रखकर शराफत अली से कहा, ठीक है भाई शराफत अली, हम लोग तारिक रोड जा रहे हैं, वहां से आबी और फिरदौसी को साथ लेकर फिरोज के पास चले जाएंगे। तुम जाकर अपने कुछ आदमियों को अपनी कोठी की निगरानी पर मुकर्रर कर दो। अभी से हर मशकूक आदमी को वॉच करते रहेंगे वो। तकरीबन 11 बजे हम लोग भी पहुंच जाएंगे वहां और देखेंगे कौन कौन सुरमा का बच्चा आता है तुम्हें सजा देने को। ठीक है, मैं जाकर इंतजाम करता हूँ, तुम लोग जरा जल्दी आने की कोशिश करना, रात का खाना हम साथ ही खाएंगे। ओ नहीं यार, खाने वाने का मत करो, हम वैसे जिस कदर जल्द हो सकेगा आने की कोशिश करेंगे, मगर तुम भूखे ना बैठे रहना हमारे इंतजार में। फिरदौसी बेगम घर पर ही मौजूद थी। मेरी दस्तक के जवाब में दरवाजा उसी ने खोला था। क्या हाल है फिरदौसी? आए जनाब, तशरीफ लाएं। खुदा का शुक्र है किसी के तो फैली सही ज़ियारत तो हो जाती है आपकी। वो खुशी से खिल उठी। हम जैसे खाना बदोशों से दिल लगाने वाले कभी खुश नहीं देखे जाते फिरदौसी बेगम, तुम्हारे चेहरे पर मैं हमेशा गुलाब खिले देखता हूँ। जब ये सूरत हाल हो तो दिल इस तरफ से मुतमईन ही रहता है। वो एक अदाए नाज से शर्माते और नजरें चुराते हुए बोली, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की आपसे जिलानी। मैं जानती हूँ आपको एक पल भी सुकून से बैठने नहीं देता कोई। मेरे लिए यही काफी है कि आप भूले नहीं है मुझे कभी। आए अंदर चलें, आबी आपको बहुत याद कर रहे हैं, सुबह से बार बार पूछ रहे हैं, ना जाने क्या परेशानी है उन्हें आपकी तरफ से। उसने बड़ी खूबसूरती से मौजू बदल दिया था। मैं उसके पीछे पीछे चलता आबी के पास जा पहुंचा। उसने मुझे देखते ही कहा, आजा मेरे यार, तूने तो बड़ी राह दिखाई आज। मैंने करीब जाकर निहायत गर्मजोशी और मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कहा, बस यार, रात भर का थका हुआ और नींद का मारा ऐसा सोया कि अब होश में आया हूँ, और अगर लिसी फोन ना करती तो शायद मैं अब भी ना उठता। क्या हुआ? वो मेरा मतलब है रात जो तुम लोगों ने उस कुत्ते यहूदी की मौत का बंदोबस्त किया था, उसका क्या रहा? यार बड़ा लोमड़ी सिफा शख्स है वो, शायद उसका कुछ वक्त अभी बाकी है, हाथों में आकर फिसल गया वो हमारे। मैंने उसे बताया, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तो वो जीना दोभर कर देगा तेरा। ये तो बहुत खौफनाक बात हो गई जिलानी। ओ छोड़ यार, लानत भेज उस खबीस पर। हम पहले ही कौन सी पुरसुकून जिंदगी गुजारते रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे हमें? ये तो हम जानते ही हैं कि मरना हमें इसी तरह दौड़ भाग करते हुए है। हम किसी के पीछे या आगे आगे भागे जा रहे होंगे, जब फरिश्ता अजल किसी भी मोड़ पर अचानक सामने आकर खड़ा हो जाएगा हमारे और हमें ले जाएगा। हाँ यार, कहता तो तू ठीक ही है, होना तो एक दिन ऐसा ही हमारे साथ, मगर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो अच्छा ही है ना। ये कैसी बातें करते हैं आप लोग, खुदा ना करे जो ऐसा दिन आए कभी, मरे आपके दुश्मन। फिरदौसी बेगम ने तड़प कर कहा, अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, बाहर तो शरीफ आदमी इंतजार कर रहे हैं हमारा। तुम भी कुछ जरूरी सामान ले लो फिरदौसी बेगम, तुम्हें हमारे साथ चलना है। अच्छा, मगर आप जा कहाँ रहे हैं? अभी कल ही तो आपने इन्हें यहाँ पहुँचाया है, अभी तो ये बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं है। मैं जानता हूँ आबी को आराम की जरूरत है अभी, मगर ये जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। हालात बहुत खराब हो गए हैं, मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए हैं। दुश्मन उससे कहीं ज्यादा चालाक है जितना हमने उसे समझा था।
देर ना करो, जल्दी से निकल चलो मेरे साथ। कुछ बता तो भाई, आखिर हुआ क्या है? कौन सी आफत आ रही है और इस आफत ने फिरदौसी बेगम का घर कैसे देख लिया है? यहाँ से निकलने के बाद सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें। अभी ये बात मत पूछो, जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर अमल करो। मैंने सरगोशी में कहा, ठीक है यार, मैं चलने को तैयार हूँ। आबी ने उठकर बैठते हुए कहा, तुम भी इसकी बात मान लो फिरदौसी बीबी, मामला ज्यादा गंभीर लगता है मुझे। आप एक और आदमी को बुला ले जीरानी, 2 आदमियों के सहारे इन्हें जीने उतरने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। इतनी देर में मैं अपने चंद जोड़े और कुछ जरूरी चीजें अटैची में रख लेती हूँ। फिरदौसी बेगम ये कहते हुए तेजी से कमरे से निकल गई। मैं भी उसके पीछे चला आया और जब अनवर कमाल को साथ लेकर वापस पहुंचा तो फिरदौसी बेगम छोटी सी अटैची संभाले तैयार खड़ी थी। मैं और अनवर कमाल आबी को सहारा देकर नीचे ला रहे थे कि सीढ़ियों के दरमियान नीचे से आती हुई वो गुलो गुलजार खानम टकर गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगता रहा था कि उस जहर की पुड़िया से मुलाकात ना हो जाए, लेकिन वो टकर ही गई और बड़े बुरे वक्त में टकरी थी। हमें देखते ही वो चहकने के अंदाज में बोली, अरे खान साहब, ये बेचारे पीरजादा साहब को इस हालत में लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं बीबी, वो जरा डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं हम इन्हें, अभी वापस आते हैं, बस आधा घंटा लगेगा सिर्फ। अरे ऐसा कौन सा जालिम डॉक्टर है जो इन्हें इस हालत में अपने पास बुला रहा है? क्या वो इन्हें यहाँ आकर नहीं देख सकता? बस क्या किया जाए बीबी, बास डॉक्टर ऐसे ही संगदिल होते हैं। तुम्हें पता नहीं है, अगर मरीज को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए तो ये उसके गुर्दे निकालकर बेच खाते हैं और पता भी नहीं चलने देते आदमी को कि उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा कम कर दिया उन्होंने। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत चंद लम्हे के लिए उड़ सी गई, मगर जल्दी उसने खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो ये बात है भाई, आप तो बड़ी अजीब बातें करने लगते हैं। भला ऐसा कौन सा डॉक्टर हो सकता है और आदमी के गुर्दे कौन खरीदने लगा उनसे? वो एक तरफ होकर हमसे कतरा कर ऊपर चढ़ते हुए बोली, वापस आने के बाद चुपके से मत निकल जाइएगा, मिलकर जाइएगा मुझसे। हाँ हाँ जरूर, तुम ना कहती तब भी मैं तुमसे मिले बगैर वापस नहीं जाता। मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। मैंने गुर्दों की बात जानबूझकर कही थी उससे। मैं इस तरह लजी की बात की तस्दीक करना चाहता था। उस जिक्र पर उसके चेहरे की बदलती हुई रंगत से ये बात जाहिर हो गई थी कि वो डॉक्टर धुम्मन और उसके कारोबार से वाकिफ थी, या शायद आज़िक ने किसी और डॉक्टर को फांसने के लिए उसे इस्तेमाल किया था। कुछ भी बात हो, बहरहाल ये साबित हो चुका था कि वो उस काले कारोबार से वाकिफ थी। फिरदौसी बेगम हमारे पीछे ही पीछे चली आ रही थी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। गुलजार के जाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या बात है फिरदौसी, गुलजार से तुम्हारी अनबन है क्या? इस वक्त वो तुम्हें यूं नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई जैसे तुम्हें जानती ही ना हो। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ इस बात पर। कुछ घबराई हुई सी ऊपर गई है वो। आपसे ज्यादा बातें भी नहीं की उसने, वरना वो इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली तो नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे एकदम से, पहले तो हस्बे मामूल चहक रही थी। फिरदौसी बेगम उलझते हुए बोली, गई भी वो बज़ाहिर तो मुस्कुराते हुए है, लेकिन पीछे जाकर देखो 12 बज रहे होंगे उसके चेहरे पर। ऐसी ही चुटकी ली मैंने उसके दिल में घड़ी, बौखला उठी थी, चैन नहीं आएगा उसे अब बहुत देर तक। मैंने हंसते हुए कहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, ऐसी क्या बात कही है आपने उससे? कोई अनजानी जुबान में तो बात नहीं की थी आपने। तुम नहीं समझ सकोगी उसे जन्नती बेगम, ये आंखों में ही नहीं कानों में भी धूल झोंक देता है आदमी के। आबी बोला, परेशान ना हो मेरे यार, सब्र कर ले जरा सा। गाड़ी में बैठने के बाद जो कुछ मैं बताऊंगा वो तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए बहुत काफी होगा। यार जिलानी, क्या तू मुझ पर एक मेहरबानी और नहीं कर सकता? उस चमनिस्तान खानम को साथ लेकर नहीं चल सकता तू? आबी ने आर्जी से कहा। मैंने उसे आखिरी सीढ़ी पर उतारते हुए कहा, फिक्र क्यों करता मेरे यार, फरहाद के मकबरे की सज्जादा नशीनी दिलवा दूंगा मैं तुझे। तू एक चमनिस्तान की बात करता है, मैं दुनिया भर की बहारें तेरी झोली में ला डालूंगा। जरा गाड़ी तक तो चला चल। अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करे, बड़ा दयालु है तू तो। मुझे यकीन था कि तू मेरी बात हरगिज नहीं टालेगा। आबी खुश होकर बोला, आगे कभी कोई तेरी बात टाली है मैंने क्या? एक तू ही तो है मेरा यार, जिसने मुझे जिंदगी से निभा करने पर मजबूर कर रखा है अब तक। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी बातें सुनकर जैसे आबी साहब को रंगीन आंचलों की छाव बहुत पसंद है। अनवर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिर्फ पसंद की बात कर रहे हो? अरे इनकी तो जिंदगी कायम ही इन्हीं के वजूद से है। उन आंचलों की महक हवा से निकाल लो, फिर देखना दम घुट कर रह जाएगा इसका, सांस लेना भूल जाएगा ये। फिरोज से कहना इसकी जल्दी सेहतियाबी के लिए 2 परी चेहरा नर्सों का इंतजाम कर दे। डॉक्टर और दवाओं से ज्यादा जरूरी है ये, समझ लो वजूद जन से है आबी की जिंदगी कायम। मेरी इस बात पर अनवर कमल और फिरदौसी बेगम दोनों बेख्तियार हंस पड़े। आबी झंझला कर बोला, बकवास बंद कर। इस दौरान हम सड़क पर पहुंच चुके थे। गुलजमान हमें देखते ही कार का अकबी दरवाजा खुलकर खड़ा हो गया। हम आबी को सहारा देकर आसानियत से अकबी सीट पर बिठाने के बाद उसके आसपास बैठ गए। अनवर ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर गुलजमान के साथ बैठ गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी तो मैंने अनवर से कहा, जरा इसका ख्याल रखना,
कोई हमारे पीछे ना लगा हो। आप फिक्र न करें जनाब, ये हम बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे। मैंने आबी को उसे और फिरदौसी बेगम को अपने साथ ले जाने की वजह बता दी। वो दोनों हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। आबी बोला, ओए ये बात है, वो गुलजार खानम भी उन जलीलों ही की आलाकार है। शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है, कोई शक भी नहीं कर सकता उस पर कि वो ऐसे किसी जलील काम में मुलविस होगी। अजीब बात है यार, किसी पर भी भरोसा ही नहीं किया जा सकता यहाँ तो। फिरदौसी बोली, अब मैं समझी, वो गुर्दे बेचने वाली बात सुनकर घबरा गई थी उस वक्त। आपने शायद जानबूझकर ये बात कही थी उससे। हाँ, मैं लिज़ी के बयान की तस्दीक करना चाहता था। भरोसा तो हम लिज़ी पर भी नहीं कर सकते ना। उसके बारे में जो कुछ मालूम है हमें, उसके बाद वो काबिल एतबार ठहरती नहीं है किसी भी तरह। लेकिन उसके मौजूदा तर्ज अमल ने मुझे उलझा कर रख दिया है बुरी तरह से। मगर उसने कोई गलत बात तो नहीं कही है ना अब तक? ये इत्तला जो गुलजार के बारे में दी थी उसने, ये सही साबित हुई है ना? और जो कुछ हम करते रहे हैं इस सिलसिले में तंजीम की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हमारे खिलाफ ना होने का मतलब ये है कि वो वाकई हमारा दिफा करती रही है। आज रात शराफत के घर डाका जनी की वारदात से भी ये साबित हो जाएगा कि उसकी ये इत्तला भी दुरुस्त थी। फिर उसकी पोजीशन साफ हो जानी चाहिए तुम्हारी नजर में। उसे दुश्मनों की फहरिस्त से निकाल देना चाहिए फिर हमें। आबी बोला, हाँ ये तुमने सच कहा है। इन हक़ाइक़ की रोशनी में उसे हम दुश्मन नहीं कह सकते। लेकिन मेरे यार, ये यहूदी बहुत ही अय्यार होते हैं। उनकी चाल इस कदर गहरी और दूरस नताइज की हामिल होती हैं कि उन्हें आसानी के साथ समझा नहीं जा सकता। बड़े जबरदस्त शातिर होते हैं ये। मुकाबिल को शिकस्त देने के लिए अपने बड़े बड़े मोहरे भी बेदरिक पिटवा देते हैं। ये तो शिकस्त खाने के बाद ही पता चलता है मुकाबिल को कि उन्होंने हर मोहरा सोची समझी स्कीम के तहत पिटवाया था। लिज़ी के बारे में भी दिल में यही वसवसे जन्म लेते रहते हैं कि छोटी छोटी कामयाबियों के पीछे जो उसके ताउन से हासिल होंगी कोई बड़ी ही इबरतनाक शिकस्त ना पोशीदा हो। मैंने जवाब दिया, ये तो तू ठीक ही कहता यार जी। मैं हैरान हूँ, तेरी बीनाई बहुत तेज होती जा रही है आजकल। बहुत दूर दूर तक देखने लगा है तू।